हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम करेंगे न्यायपालिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। बार बार देखिए क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। आपको ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखने चाहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं और अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो का जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एंड प्लेलिस्ट चेक करें बाकी अदर वीडियोस को देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा न्यायपालिका से जो रिलेटेड सेशन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो उस अधिनियम कौन सा अधिनियम था? 1919, 1965, 1893 या फिर 1909? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, यहाँ पर एक ऑप्शन ना गलत हो गया है। ये 1965 नहीं है, 1935 है। ठीक है, तो यही हमारा जो क्वेश्चन है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का जो शासन अधिनियम 1935 था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि भारत में एक संघीय अदालत जो है वो स्थापित की जाएगी। इसके अनुरूप वर्ष 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। यानी जो प्रावधान था संघीय अदालत का वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था और 1937 में जो है वो एक संघीय न्यायपालिका या फिर न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो सबसे पहली न्यायपालिका थी वो नई दिल्ली में स्थापित की गई थी 1937 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो 1935 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों एक ही बात है। कभी आप सोचें कि दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो अलग अलग नहीं, दोनों एक ही नाम है। आप चाहे उच्चतम न्यायालय बोल दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय बोल दीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 124 के 2 के अनुसार ये संविधान में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय की और राज्य के न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, इनकी नियुक्ति कर देते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एंड देखिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो इसलिए सेशन को पूरा देखें। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? यानी ये दोनों पदों पर रह चुके हैं, एक तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और दूसरा पद है लोकसभा का अध्यक्ष। तो निम्न में से जो नीचे 4 नाम दिए गए हैं उनमें से सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। के.एस. हेगड़े जो थे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, जो कि वो रहे 1967 में बने थे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और लोकसभा अध्यक्ष के पदों को भी उन्होंने सुशोभित किया है। तो दोनों इन पद पे जो है वो रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, के.एस. हेगड़े इनका नाम है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और बहुत बार तो ये क्वेश्चन आप सभी ने एग्जाम में देखा भी होगा। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर है, सभी को आई होप सो पता भी होना चाहिए, फातिमा बीबी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ये उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। इन्होंने 1989 में अपना जो पद था वो ग्रहण किया था। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें इसके बाद कौन कौन सी रही, तो सुजाता मनोहर भी रही हैं, रूमा पाल भी रही हैं और संजना पी देसाई भी रही हैं, लेकिन जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी थी। इसके बाद तो अब काफ़ी महिला जो है वो न्यायाधीश जो है वो बनती आ रही हैं।
सो आपसे क्वेश्चन प्रथम पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता, इसलिए ध्यान रखना है। फातिमा बीबी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या इंदौर में? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जो है वो स्थित है। इस न्यायालय की जो खंडपीठ हैं ये ग्वालियर में और इंदौर में है। सो ये भी आप इसके साथ साथ ध्यान रखें, जो पीठ है वो तो जबलपुर में है, लेकिन जो खंडपीठ है दोनों में फर्क होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। खंडपीठ जो है वो ग्वालियर और इंदौर इन दोनों जगहों पे है। सो फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। उच्चतम न्यायालय, ये न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर जो है, रिटायरमेंट की जो आयु है उनकी क्या होती है? तो वो होती है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 24 के 2 में दिया गया है कि जो उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय है और जो सर्वोच्च न्यायालय, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु यानी रिटायरमेंट की आयु होती है वो 65 वर्ष होती है। सो सिक्स क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सेवन क्वेश्चन देखें क्या है। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? 6 प्रकार की रिटें हमने पढ़ी थी। सो उसमें से कौन सी रिट ऐसी है जो सरकारी जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध लागू की जाती है? तो उस रिट का नाम है परमादेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देखिए ये जो रिट है ना, इसका क्या मतलब है, यानी अगर मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहा है अपना जो उससे करना चाहिए, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है वो ये रिट परमादेश जारी की जा सकती है और इसको चेतावनी दी जाती है कि आप जो है वो अपना काम या फिर आप अपना दायित्व जो है वो सही से निभाएं। सो ध्यान रखें, ये किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है जो अपने कार्य से या जो अपने कर्तव्य से इनकार करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अंतिम व्याख्याता का मतलब है कि मान लीजिए आपकी जो सुनवाई है वो कहीं सुनी नहीं जा रही, यानी जो अंतिम निर्देश दिया जाएगा, अंतिम निर्णय होगा ना, वो सर्वोच्च न्यायालय का होगा। उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते हो और उसके बाद किसी और का निर्णय नहीं माना जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय जो है वो किसी भी आदेश या कोई भी केस पे अपना निर्णय दे दिया तो वही अंतिम निर्णय जो है वो माना जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अंतिम व्याख्याता होता है। ऑप्शन डी 8th क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? अभिरक्षक मतलब जो रक्षा करता है भारतीय संविधान का। तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी। अगर आप ऑप्शंस देखें तो देखिए राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री है और राज्यसभा अध्यक्ष है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस ऑप्शन की जगह सर्वोच्च न्यायालय लिख दिया जाता तो आपका जो आंसर होता ना वो सर्वोच्च न्यायालय होता, क्योंकि कहीं भी अगर हमें जो हमारे संविधान है उसमें अगर जो भी अधिकार दिए हैं या जो भी बात कही है उसका पालन नहीं होता तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील करते हैं। तो अगर आपका ऑप्शंस में सर्वोच्च न्यायालय होगा तो प्रीफरेंस आपको सर्वोच्च न्यायालय ही देना है, और अगर ऑप्शन नहीं है सर्वोच्च न्यायालय तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है फिर इसका वही जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना होता है। तो 9th क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते प्रभावित किए जाते हैं ये भारत की संचित निधि को प्रभावित किए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 25 में बताया गया है, जिसे संसद विधि द्वारा निश्चित किया जाता है। सो 10th क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 11th क्वेश्चन देखिए क्या है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए
कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर आप किसी उच्चतम यानी आप किसी न्यायालय में न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने जो निम्न अदालत है उसमें कितने वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आप अपने से अपर लेवल के न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो बन सको। तो इसका आंसर है 10 वर्ष। आपको 10 वर्ष का जो एक्सपीरियंस है या हिंदी में बोल लीजिए अनुभव है वो होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो बन सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए सबसे ऊपर देखिए होता है उच्चतम न्यायालय, उससे नीचे होता है उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, फिर जिला न्यायालय आ जाता है। तो इस तरीके से हम नीचेतम अगर मान लीजिए जिला न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में जो है वो न्यायाधीश बनना है तो उसके पास जिला न्यायालय में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर 10 उच्च न्यायालय वाला कोई वकील या कोई न्यायाधीश है जिसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसे उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। तो आपका जो अनुभव की बात करिए वो कितने वर्ष का होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको हटाने का काम किसका है, भाई कौन है जो उसको अपने पद से हटा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। यानी हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको सीधे सीधे ऐसा भी पूछा जा सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इस तरीके से ऑप्शंस दिए जाएंगे तो राष्ट्रपति। और जो हटाने का काम होता है वो बहुमत से हटाया जाता है, यानी संसद में पहले जो प्रस्ताव है वो पारित करके उस पर जो वोट है वो वगैरह होते हैं, वहां से जब वो प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको हटा दिया जाता है। सो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन में पूछा गया है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। यानी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं, यानी 65 वर्ष की आयु हो जाती है ना रिटायरमेंट की, उसके बाद वो उनको काम करने की अनुमति नहीं होती। किसी उच्चतम न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, या फिर उच्च न्यायालयों में, या फिर उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है कि भाई जिस न्यायालय से वो न्यायाधीश जो है वो रिटायर हुए हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो उस न्यायालय में काम जो है वो नहीं कर सकते। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत संविधान के अनुच्छेद 220 में बताया गया है कि व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश पद पर आसीन रह चुका है या उसके बाद वो क्या कर सकता है, किसी उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी न्यायालय में प्रैक्टिस का कार्य नहीं करेगा। जिस उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा है उस न्यायालय में भी वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यानी उसे अगर काम करना है तो वो अपने से दूसरे न्यायालय में यानी किसी उच्चतम न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है, लेकिन उस न्यायालय में तो बिल्कुल नहीं जा सकता जिससे वो रिटायर हुआ है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्णय विधि बोला जाता है। जो न्यायपालिका द्वारा कानून बनाया जाता है उसको निर्णय विधि कहा जाता है। धीरे धीरे इस प्रकार की विधि अपना स्थान बना लेती है और निर्णय देने में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है उसको, निर्णय विधि। विधि का मतलब होता है कानून। संविधान में विधि का मतलब, कहीं भी अगर विधि लिखा होगा ना तो उसका मतलब होता है कानून। तो 14 क्वेश्चन का बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। यानी जो हमारी मौलिक अधिकार हैं उसको संरक्षण देने का काम कौन करता है। सो मैंने ये मौलिक अधिकारों में भी आपको बताया था कि जो हमारी न्यायपालिका है वो काम करती है मूल अधिकारों के संरक्षक के लिए, क्योंकि अगर आपका मूल अधिकारों के आपको नहीं दिए जा रहे तो आप कहाँ जाते हैं, न्यायालय जाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यायपालिका उसका संरक्षक होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है 15th क्वेश्चन का।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है। यानी ऐसा न्यायालय जहां पर अंतिम अपील की जाती है, यानी उसके बाद फिर आप कहीं नहीं जा सकते हो, वो जो अपील की गई है वो बिल्कुल लास्ट अपील की जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो उच्चतम न्यायालय है वो बिल्कुल लास्ट अपील वहां पर की जाती है। इसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, आपको अगर दंड दिया जा रहा है, आपको अगर मान लीजिए माफ किया जा रहा है, जो भी आपको वहां से आदेश मिलेगा वो बिल्कुल अंतिम आदेश होगा। इसके बाद उसकी सुनवाई जो है वो कहीं नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप मान लीजिए जिला न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय के आप आदेश से, ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन भाई उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दे दिया वो बिल्कुल लास्ट होता है, इसलिए अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। 17 क्वेश्चन देखिए क्या है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए इसका आंसर है राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि जो जिला न्यायालय ये स्टेट लेवल पे होते हैं और जो भी स्टेट लेवल का काम होता है वो कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। जिस तरीके से केंद्र के सारे काम राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, उसी प्रकार स्टेट लेवल के जो काम होते हैं उनमें या फिर किसी की नियुक्ति करनी होती है तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका आंसर जो है वो 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये करंट से भी आप रिलेटेड आप इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, वर्तमान में पूछा गया है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान में इस टाइम, उसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं वो 34 हैं, पहले 31 थे, बढ़ गए हैं 3 न्यायाधीश और 34 हो गए हैं। और कौन कौन से न्यायाधीश बने हैं, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, ये जो बने हैं अभी इनको भी ध्यान रखना है। अब 34 न्यायाधीश जो है वो टोटल हो गए हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। 19 क्वेश्चन में देखिए क्या है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, देखिए टोटल न्यायाधीश तो 34 हैं, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में उनका नाम बताना है वो कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम है श्री शरद अरविंद बोबड़े जो है वो इस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले जो थे वो रंजन गोगोई थे, लेकिन अभी जो है वो हाल ही में वर्तमान में ध्यान रखना है मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में कुल सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। जो पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था 18 क्वेश्चन, उसमें पूछा था सर्वोच्च न्यायालय में टोटल न्यायाधीश कितने थे, लेकिन पूरे ऑल ओवर द इंडिया में टोटल सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं इसमें ये बात बोली गई है। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है 25। वर्तमान में भारत में कुल 25 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश के जो अमरावती में जो न्यायालय स्थित है वो 25वां न्यायालय है। तो ये भी ध्यान रखें, ये भी पूछा जा सकता है कि जो 25वां है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश की अमरावती में इसको स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 2019 को उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, वर्तमान में 25 है। तो आज के क्वेश्चन जो कि न्यायपालिका से रिलेटेड थे वो समाप्त होते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें ज़रूर, सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पॉलिटी की फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।